हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो अब हम बात करते हैं कंडीशंस के बारे में जो कंबशन के लिए नेसेसरी होती हैं। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं जो कंबशन के लिए नेसेसरी होती हैं, कंबशन के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो बर्न कर सकता है, तो सबसे पहले उसकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबशन के सपोर्टर की प्रेजेंस जरूरी है। सपोर्टर जैसे एयर हो सकती है या ऑक्सीजन भी हो सकती है एज अ सपोर्टर। नंबर 3 इज हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस को इतना हीट करना है कि वो अपना इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर सके। इग्निशन टेम्परेचर मैंने वैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ तक मतलब कोई पर्टिकुलर रेंज होती है, उसके ऊपर से ही अगर हल्का बहुत भी उससे ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ही हमारा बर्निंग स्टार्ट होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। वो एग्जैक्ट टेम्परेचर हमारा इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब हम तीनों कंडीशंस को एक एक करके डिटेल में कंप्लीटली स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। प्रेजेंस होनी चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस की हमारे कंबशन के लिए। ये नेसेसरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जब तक हमारे पास कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होएगा, मतलब जो फायर को कैच नहीं कर सकता, बर्न नहीं हो सकता, तब तक हमारी फायर नहीं टेक प्लेस करेगी। तो जब भी फायर लगती है, इसका हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल मिलता है कि जब भी किसी रूम वगैरह में या कहीं भी फायर लगती है तो फटाफट उसके आसपास से हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा देना चाहिए। जैसे वुडन फर्नीचर होता है, क्लोथ्स होते हैं, बुक्स होती हैं, पेपर्स होते हैं, इनको जितना जल्दी हो सके वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए ताकि हमारी जो फायर है वो आगे स्प्रेड ना हो बहुत सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस की वजह से। जनरली हम ये बोल सकते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस फूड होता है फायर के लिए, फूड फॉर फायर, बिकॉज उसी की वजह से ही तो हमारी फायर कैच होती है और वो उसी की वजह से स्प्रेड होती है। नाउ नंबर 2 पॉइंट इज सपोर्टर ऑफ अ कंबशन। कंबशन के लिए सपोर्टर होना जरूरी है। सपोर्टर हमारा क्या हो सकता है? एयर हो सकती है, एंड नंबर 2 हमारा ऑक्सीजन हो सकता है। जो मोस्ट कॉमन सपोर्टर होता है कंबशन का वो हम ऑक्सीजन ही बोलते हैं या एयर बोल सकते हैं। अभी हम ये भी बोल सकते हैं कि एयर ही नेसेसरी है हमारे कंबशन के लिए। इससे हम एक एक्टिविटी भी है हमारे पास जिससे हमें ये पता लगता है कि किस तरीके से एयर नेसेसरी है कंबशन के लिए। लेट्स स्टार्ट। लाइट अ कैंडल विद अ बर्निंग मैचस्टिक एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल। पहले हम क्या करते हैं, किसी टेबल के ऊपर मैचस्टिक के साथ बर्न करके कैंडल को यहाँ फिक्स कर देते हैं। वी विल सी दैट दिस कैंडल कीप्स ऑन बर्निंग। ये हमारी कैंडल क्या है, यहाँ पे जलती रहेगी। पर जैसे ही हम इस कैंडल को कवर्ड कर देंगे किसी भी चीज़ के साथ, जैसे इन्वर्टेड जार रख दिया हमने उसके ऊपर, तो हमारी जो कैंडल है वो बर्निंग स्टॉप कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि जो फर्स्ट हमारे पास स्टेप था उसके अंदर हमने क्या किया, इसको अनकवर्ड रखा था कैंडल को, जिससे एयर की सप्लाई बिल्कुल अच्छे से इसके पास में थी। और जब हम इसके अंदर इन्वर्टेड गैस जार लगा देते हैं तो यहाँ पे जो आसपास इसके यहाँ इस एरिया में जो एयर प्रेजेंस थी वो इसने यूटिलाइज की और उसके बाद यहाँ पे एयर की प्रेजेंस ख़त्म होगी तो कैंडल ने भी बर्निंग स्टॉप कर दी। तो इन सब चीज़ों में कि हमने क्या देखा है कि एयर हमारी क्या है, नेसेसरी है फॉर द कंबशन। We will now give some examples from everyday life which will tells us that a supporter of combustion जैसे कि air वो necessary होती है combustion के लिए। तो कुछ हमारे पास examples हैं। अगर हमारी सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ द चारकोल। चारकोल की बर्निंग हो रही है, अगर उसको हम कवर कर देते हैं किसी भी वेसल के साथ तो वहाँ क्या हो जाएगा, बर्निंग स्टॉप हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। क्योंकि जो चारकोल की बर्निंग हो रही थी कहीं भी किसी प्लेस के ऊपर और वहाँ पे हमने जैसे ही वेसल उसके ऊपर पुट किया तो एयर की और हमारे चारकोल की दोनों का कट हो गया बीच में से, मतलब उनके बीच में सप्लाई कट हो चुकी है एयर की, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा चारकोल बर्निंग स्टॉप कर गया। और
यही हमारा क्या था, रीज़न था कि जो सपोर्टर है कंबशन का, जैसे ही कट ऑफ होता है चारकोल से तो वहाँ उसकी बर्निंग स्टॉप हो जाती है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, व्हेन द क्लोथ्स ऑफ द पर्सन कैच फायर। किसी भी पर्सन के क्लोथ्स अगर फायर कैच कर लेते हैं तो पर्सन को फटाफट किसी भी ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है ताकि फायर को एक्सटिंग्विश कर सके, फायर को बुझा सके। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जैसे ही हम पर्सन को कवर करते हैं ब्लैंकेट के साथ तो जो पर्सन के क्लोथ्स थे उनके साथ एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और जिसकी वजह से बर्निंग स्टॉप हो जाती है। इन एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है, अगर हम सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब कंबशन की सप्लाई को अगर हम सपोर्टर है उसका जो एयर वहाँ से उसको कट ऑफ कर देते हैं तो जो बर्निंग की प्रोसेस है वो भी रुक जाती है, जिससे क्या पता लगता है, सपोर्टर इज ऑफ कंबशन इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। तो एयर हमारी क्या है, नेसेसरी है कंबशन होने के लिए। इवन अगर हम क्या कर दें, किसी भी सब्सटेंस को, कंबस्टिबल सब्सटेंस को अगर हम बर्न करते हैं, हीट करते हैं, उसको हम इग्निशियन टेम्परेचर तक भी अगर उसको हम हीट कर देना, उसके बाद भी वहाँ बर्निंग नहीं होएगी अगर एयर की सप्लाई कट ऑफ है तो। अब हम बात करते हैं इग्निशियन टेम्परेचर की। Before a combustible substance can catch fire and burn, it must be heated to a certain minimum temperature by supplying heat from the outside। मतलब किसी भी combustible substance को फायर कैच करने से और बर्न करने से पहले उसको एक मिनिमम टेम्परेचर दे के हल्का सा हीट किया जाता है, बाय सप्लाइंग हीट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से उसको हीट प्रोवाइड करवा के। एक ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे जो सब्सटेंस है वो फायर को कैच कर ले और बर्निंग स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर को, उस लोवेस्ट टेम्परेचर को हम इग्निशियन टेम्परेचर बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करवाने के लिए, किसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को इग्निशियन टेम्परेचर नेसेसरी होता है, तो इट में अंडरगो द कंबशन, तो उसकी वजह से हमारे कंबशन होगी। जो इग्निशियन टेम्परेचर है पेपर का वो 233 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी पीस है पेपर का, जब तक वो इस टेम्परेचर तक हीट नहीं किया जाएगा तब तक उसके अंदर फायर कैच नहीं होएगी, उसकी बर्निंग स्टार्ट नहीं होएगी। जैसे ही वो इस टेम्परेचर तक हीट कर दिया जाएगा तो इट में कैच फायर और बर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। कंबस्टिबल सब्सटेंस फायर को कैच नहीं कर सकता जब तक उसका टेम्परेचर इस लोवेस्ट टेम्परेचर तक ना आए। जैसे पेपर के एग्जांपल लेते हैं हम, पेपर फायर कैच तब तक नहीं करेगा जब तक वो इस टेम्परेचर तक हीट नहीं किया जाता है। We usually apply a burning matchstick to make a substance burn। हम यूजुअली क्या करते हैं, या तो लाइटर या मैचस्टिक इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए। This burning matchstick supplies heat to raise the temperature of the substance to its ignition temperature। इससे क्या होता है, जो बर्निंग होती है मैचस्टिक की वो क्या करती है, हीट सप्लाई करती है किसी भी सब्सटेंस को। कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है कंबस्टिबल, उसको ये हीट प्रोवाइड करेगी उसके इग्निशियन टेम्परेचर तक, ताकि वो जो भी हमारा सब्सटेंस था वो बर्न हो सके। अब हम इसको और अच्छे से एक एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। अगर हमारे पास एक पीस है पेपर का, उसने क्या है, फायर कैच नहीं की है, वो बर्न नहीं कर रहा रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो उसका इग्निशियन टेम्परेचर है पेपर का वो रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई है। When we apply a burning matchstick to the piece of paper, जैसे हम क्या करते हैं कि मैचस्टिक को बर्न करके और पीस ऑफ पेपर के पास लेके आते हैं तो वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होएगी, हीट प्रोड्यूस होएगी। बर्निंग मैचस्टिक क्या करेगी, हमारी हीट प्रोड्यूस करेगी और पेपर को भी इग्निशियन टेम्परेचर तक हीट कर देगी, जिससे वो हमारा पेपर है बर्निंग स्टार्ट कर देगा, उसके अंदर कंबशन होना शुरू हो जाएगा। इग्निशियन टेम्परेचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का अलग अलग होता है। जैसे अभी हमने बात की है पेपर का 233 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी तरीके से हर सब्सटेंस का इग्निशियन टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो डिफरेंट सब्सटेंस हैं वो फायर भी कैच अलग अलग टेम्परेचर्स पे ही करेंगे। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका इग्निशियन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, पर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका इग्निशियन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशियन टेम्परेचर
लो होता है, कम होता है। जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, सबसे पहले क्या है, पेपर, स्प्लिंटर्स ऑफ वुड मतलब छोटे छोटे टुकड़े वुड के, ड्राई ग्रास जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रा भी बोलते हैं, वाइट फॉस्फोरस है, क्लॉथ है, अल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस। इन सब का लोअर बहुत ही ज़्यादा कम इग्निशन टेम्परेचर होता है जो इजीली कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर सके, या उसको हम क्या कर सकते हैं, हल्का सा हीट प्रोवाइड करवा के बर्न करवा सके। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, और जो इजीली फायर को कैच कर सके एक हल्की सी फ्लेम के साथ, जैसे मैच स्टिक की फ्लेम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस। दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, एक सब्सटेंस जो इजीली फायर पे सेट हो सके या फायर को कैच कर सके, उस सब्सटेंस को हम इनफ्लामेबल बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो अभी मैंने ऊपर भी बताए हैं आपको, और अभी और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी, सीएनजी है मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बायोगैस। ये सारे सब्सटेंस हमारे इन्फ्लामेबल होते हैं और इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। द फ्यूल्स हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर आर वेरी डेंजरस टू अस। ऐसे फ्यूल्स जिनका बहुत ही ज़्यादा कम इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हमारे लिए डेंजरस होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, पेट्रोल। पेट्रोल का बहुत ही कम लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिससे क्या होता है, केरोसिन के कंपैरिजन में देखें तो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और ये हमारे लिए डेंजरस होता है। डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेगा, और हल्की सी अगर मैच स्टिक इसके पास भी लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेट्रोल है। इसी कारण की वजह से हम क्या करते हैं, पेट्रोल को स्टोव्स के अंदर यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, और केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल से ज़्यादा होता है। केरोसिन कंपैरेटिवली हाई उसमें है, इसी वजह से केरोसिन को हम यूज़ करते हैं ताकि बर्निंग स्मूथली हो, एक ही दम एक्सप्लोजन ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हाई इग्निशन टेम्परेचर्स के बारे में। जिनका टेम्परेचर हाई होता है उनको हम हाई इग्निशन टेम्परेचर सब्सटेंसेस के अंदर रखते हैं, जैसे कोल है, चारकोल, लॉग ऑफ वुड, कावडंग केक्स हैं जिनको हम उपले भी बोलते हैं। द सब्सटेंसेस हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर वो क्या करेंगे, बहुत डिफ़िकल्टी से फायर को कैच करेंगे, मतलब इतना इजी नहीं होता कि एक मैच स्टिक को बर्न करके और उनके पास लेके जाए तो वो फायर स्टार्ट हो जाए। उनका क्या होता है, हल्का सा डिफ़िकल्ट होता है इग्निशन टेम्परेचर हाई होने की वजह से। ऐसे सब्सटेंस जिनका टेम्परेचर हाई होता है तो वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे ही बर्न करते हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है एज़ कंपेरिजन टू अ मैच स्टिक बर्निंग। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ अ मैच स्टिक इज़ लाइटेड। अब हमने ये तो बात कर ली, अगर हम किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को फायर कैच करवाना चाहते हैं तो मैच स्टिक को बर्न करके उसके पास ला के उसका इग्निशन टेम्परेचर राइज करवा देते हैं, जिससे वो फायर को कैच कर लेता है। पर अब हम बात करते हैं मैच स्टिक किस तरीके से बर्न होती है। मेन हमारा यही देख रहे हैं ना, फायर किस तरीके से आई है, तो यही तो देख रहे हैं कि किस तरीके से मैच स्टिक को बर्न किया जाता है। A matchstick does not catch fire and burn on its own at room temperature। अब जैसे आपने ये देखा होगा, एक मैच बॉक्स पड़ा है, अगर कहीं भी मैच स्टिक रख दे तो वो बर्न नहीं करती। इसका मतलब क्या है, वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप से फायर को कैच नहीं करती है मैच स्टिक, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो हाई होता है रूम टेम्परेचर से। तो हमारी जो मैच स्टिक होती है वो बर्निंग स्टार्ट करती है किस तरीके से, जो मैच बॉक्स के साइड में हमारे पास एक ब्राउन से कलर की एक पट्टी सी होती है उस साइड में, वहाँ से क्या करते हैं हम मैच स्टिक को जब रब करते हैं, रब करने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन होता है टेम्परेचर का बीच में, उससे क्या होएगा
केमिकल्स की वजह से, जो उसके ऊपर केमिकल साइड में लगा हुआ होता है मैच बॉक्स के, वहाँ से केमिकल के कारण टेम्परेचर राइज करेगा और जिससे हमारी मैच स्टिक का जो हेड होता है वहाँ पे बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी उसके इग्निशन टेम्परेचर तक। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैच बॉक्स के साइड में रबिंग करते हैं मैच स्टिक की, जहाँ से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन की वजह से, और केमिकल हमारा थोड़ी सी हीट को ज़्यादा कर देगा, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देगा, जिससे हमारा जो मैच स्टिक का हेड है वो इग्निशन टेम्परेचर तक की हीट को गेन कर लेगा और फायर को कैच कर लेगा। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट केरोसिन ऑयल एंड वुड। जो केरोसिन ऑयल और वुड होते हैं वो दोनों फायर को कैच नहीं करते रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्यों नहीं करते? वही इनका रीज़न है कि इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हाई होता है। अब हम बात करते हैं केरोसिन ऑयल का। अगर हम केरोसिन ऑयल को हल्का सा हीट करते हैं, हम बोल सकते हैं जैसे मैच स्टिक को बर्न करने से हीट करते हैं, इट विल कैच फायर ईजिली वो क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि केरोसिन ऑयल का कंपैरेटिवली लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो हल्की सी हीटिंग से क्या करता है, गेन अटेन कर लेता है उसको, इग्निशन टेम्परेचर को। अगर हम बात करें वुड के बारे में, वुड को हीट करें हम लिटिल अमाउंट में, जैसे मैच स्टिक से ही, तो वो इजीली फायर को कैच नहीं करता। क्यों नहीं करता फायर को कैच? क्योंकि वुड का हाइयर इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो हम लिटिल बर्निंग से या लिटिल हीट प्रोवाइड करने से एक मैच स्टिक से उसका इग्निशन टेम्परेचर को अटेन नहीं करवा सकते। इस कंक्लूजन से हमें क्या पता लगता है, इग्निशन टेम्परेचर है जो केरोसिन ऑयल का वो कम है वुड के कंपैरिजन में। तो केरोसिन ऑयल का लो इग्निशन टेम्परेचर हुआ जो फायर को इजीली कैच कर सके। तो इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल को स्पेशल केयर में लेते हैं स्टोरिंग करते टाइम पे। समटाइम्स हम क्या देखते हैं, कुकिंग ऑयल है हमारे फ्राइंग पैन्स के अंदर, वो फायर कैच कर जाते हैं जब फ्राई पैन हमारा क्या होता है, बर्निंग गैस स्टोव के ऊपर रखा हुआ होता है लंबे टाइम से। क्यों होता है ये? क्योंकि कुकिंग ऑयल का भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। जब बर्निंग होती है ना उसकी, तो वहाँ से लंबे टाइम तक जब उसकी बर्निंग होगी तो वहाँ से उसका इग्निशन टेम्परेचर गेन हो जाता है और वो फायर को कैच कर लेता है। अब एक जो मैच स्टिक होती है वो स्प्लिंटर ऑफ वुड को इजीली बर्न कर सकती है। स्प्लिंटर ऑफ वुड क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा, या मतलब जैसे उसके हल्के घास फूस से होते हैं वुड के, उनको बोल सकते हैं हम। जो छोटा टुकड़ा होता है वुड का उसको मैच स्टिक ईजिली बर्न कर सकती है। लेकिन एक बड़ा लॉग होता है, इस तरीके से बड़ा अगर कोई भी हमारे पास पीस है वुड का, तो वो इजीली बर्न नहीं करता एक मैच स्टिक से। इसका हमारे पास क्या रीज़न है तो दोनों ही वुड, पर ये क्या करता है, एक मैच स्टिक उसको बर्न कर देती है, एक बर्न नहीं कर पाती। इनका रीज़न हम बात करते हैं। स्प्लिंटर है वुड का, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से एक बर्निंग मैच स्टिक ईजिली उसका इग्निशन टेम्परेचर को अटेन करवा सकती है। जैसे ही उसका इग्निशन टेम्परेचर अटेन होता है तो स्प्लिंटर है वुड का वो मैच स्टिक से बर्न कर सकता है डायरेक्टली। अब जो इग्निशन टेम्परेचर होता है लॉग ऑफ वुड का, वो हाई होता है एज कम्पेयर टू स्प्लिंटर ऑफ वुड, जिससे क्या होता है, मैच स्टिक उसको अटेन नहीं करवा पाती। तो एक नॉर्मल मैच स्टिक से हम क्या नहीं कर सकते, लॉग ऑफ वुड को डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते। अगर इन ऑर्डर टू बर्न अ लॉग ऑफ वुड, अगर हमें एक वो लॉग ऑफ वुड को बर्न करना है, जैसे हमारे सबके घर में होते भी हैं, चूल्हे के अंदर अगर हमें कोई भी वुड को बर्न करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें हल्की सी फायर को पहले बर्निंग स्ट्रोज की हेल्प से चलाना पड़ता है, ड्राई ग्रास की हेल्प से हमें उनको चलाना पड़ता है। और उसके ऊपर जब हम लॉग ऑफ वुड को प्लेस कर देते हैं तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर अटेन होता है और वो भी फायर को कैच कर लेता है। तो कंसीडरेबल हीट है फायर की, वो उसको मिलेगी, इग्निशन टेम्परेचर उसका रीच होएगा और बर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। Coal has a high ignition temperature, so a coal fire cannot be started by using a lighted matchstick directly. इसी का भी यही रीज़न है कि कोल का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, कोल को इजीली हम फायर नहीं कर सकते एक लाइटेड मैचस्टिक से डायरेक्टली।
अगर कोल की फायर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लॉथ लेना पड़ेगा जो केरोसिन ऑयल के अंदर डिप्ड है। साथ में हमें कुछ वुड के पीसेस को अरेंज करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम इसको बर्न करेंगे एक मैचस्टिक की हेल्प से, तो इसकी बर्निंग की हेल्प से इनका टेम्परेचर अटेन होएगा। मतलब वुड का इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही अटेन होता है तो हमारा वुड बर्निंग स्टार्ट कर देता है, और वुड की बर्निंग से इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होएगी जिससे जो हमारे कोल के पीसेस होते हैं उनको इग्निशन टेम्परेचर रेज करने में हेल्प मिलेगी। उनका यह टेम्परेचर जैसे ही राइज करता है तो वो भी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम कोल की फायर को अटेन करवाते हैं या स्टार्ट करवाते हैं। समटाइम्स वी हियर ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स विच ओकर ऑन देयर ओन। कभी कभार अब हम आज के टाइम पे तो हमने बहुत बार सुन भी लिया है कि फॉरेस्ट फायर, जैसे अमेजन जो हमारा फॉरेस्ट था वहाँ पे बहुत बार ऐसे फायर कैच होती है अपने आप। तो वो किस तरीके से होती है, जो फॉरेस्ट फायर होती है ना वो ओकर होती है हमारी हॉटेस्ट समर डेज में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फॉरेस्ट्स के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो हमारी स्ट्रास होती हैं उनमें हल्की हल्की फायर, ड्राई ग्रासेस होती हैं, वो क्या करते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हमारी ड्राई ग्रास इजीली क्या कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है। जैसे ही हमारी जो ड्राई ग्रास होती है वो फायर को कैच करती है, वहाँ से छोटी छोटी बुशेज़ फायर कैच करेंगी और उनकी बर्निंग स्टार्ट होएगी। अब इनके टेम्परेचर की वजह से ट्रीज स्टार्ट हो जाएंगे बर्निंग करने के लिए। तो इसी तरीके से हमारी जो फायर होती है वो पूरे जंगल के अंदर फैल जाती है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब हम बात करते हैं जैसे ही हमारा जो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ द ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। जैसे हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रीन लीव्स का हीप है और एक साइड दूसरी तरफ हम लेते हैं ड्राई लीव्स का हीप, जो ड्राई लीव्स होती हैं वो इजीली फायर को कैच कर लेती हैं एज कंपेरिजन टू ग्रीन लीव्स, क्योंकि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है। ये वाटर क्या करता है, ग्रीन लीव्स को इजीली हीट नहीं होने देता, उनका इग्निशन टेम्परेचर को रेज कर देता है, जिससे ग्रीन लीव्स को बर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है। पर दूसरी साइड क्या होता है कि जो ड्राई लीव्स होती हैं वो टोटली ड्राई होती है, उनके अंदर पानी की अमाउंट बिल्कुल जीरो के बराबर होती है, और तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, अपने इग्निशन टेम्परेचर को अटेन करके और फायर को कैच कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैचस्टिक की हिस्ट्री के बारे में, किस तरीके से मैचस्टिक का डेवलपमेंट हुआ था, कैसे मैचस्टिक आई थी और कैसे उसके बारे में पता लगा था। मैचस्टिक की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से थी, कोई साइंटिस्ट काम कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, मतलब उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पास कोई टुकड़ा था, एक स्टिक थी वुड की, और उसने उसको कहीं भी, मतलब जैसे कुछ सॉल्यूशंस थे एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड के, पोटाशियम क्लोरेट के, सल्फर के, फास्फोरस के, इनके अंदर उसने क्या किया, उसको मतलब कुछ मटेरियल प्रिपेयर कर रहा था या जो कुछ भी, उसको स्टिर कर रहा था उसके वुड के साथ। तो उसने क्या किया, उसको बाहर निकाल के रख दिया, और बाहर निकाल के रखने के बाद उसके ऊपर से कवर से इस तरीके से उस चिपक गया वो सारा मटेरियल एक स्टिक के ऊपर। तो जैसे ही वो स्टिक हल्की बहुत है उसकी क्या हुई, रबिंग हुई कहीं भी रफ सरफेस पे, तो उसके अंदर बर्निंग स्टार्ट होगी। तो उससे क्या पता लगा कि जो बर्निंग हो रही है हमारी मैच स्टिक की, वहाँ से उसका थोड़ा सा आइडिया आया था किस तरीके से एक मैच स्टिक को डेवलप किया जा सके। जो एक शॉर्ट और थिन पीस होता है वुड का, केमिकल कोटेड होता है वन एंड पे, वो हमारा लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, एक फायर के लिए यूज़ किया जाता था, किसी भी रफ सरफेस के अगेंस्ट उसको रब करके। उसको हम क्या बोलते हैं, मैच स्टिक। जो हिस्ट्री है मैच स्टिक की वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। 5000 साल पहले, मतलब 5000 ईयर्स अगो, पाइन वुड की हल्की सी पतली सी स्टिक्स लेते थे लोग, और यहाँ इसको क्या करते थे, सल्फर के अंदर डिप करते थे इसका एक एंड, और इसको एक मैच स्टिक के तौर पे यूज़ करते थे एंशियंट इजिप्ट में। पर जो मॉडर्न के टाइम पे जो सेफ्टी मैच स्टिक है वो 200 ईयर्स अगो पहले ही डेवलप की गई हैं। पहले क्या होता था, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड
पोटाशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस एक ग्लू के साथ में और स्टार्च के साथ में अप्लाई कर दिया जाता था मैच स्टिक के हेड के ऊपर, जिससे क्या होता था, कोई भी सुटेबल वुड नीचे ले लेते थे और ऊपर इनका मिक्सचर को अप्लाई कर देते थे। अब जब इस मैच स्टिक के हेड को रब किया जाता था किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट में, तो ये क्या करता था, वाइट सरफेस का इग्निशन टेम्परेचर इजिली मतलब गेन कर जाता था और फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर हीट स्टार्ट हो जाती थी और कंबशन हमारा स्टार्ट हो जाता था। अब वाइट फॉस्फोरस क्या होता है, पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा, तो ये माना गया कि वाइट फॉस्फोरस है मैच स्टिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होता है, जो उनको मैच स्टिक को बनाते हैं उनके लिए भी और जो इनको यूज़ करते हैं उनके लिए भी। तो उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे जो मैच स्टिक का हेड था उसके अंदर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट छोड़ दिया और वाइट फॉस्फोरस को वहाँ से रिमूव कर दिया। अब जो रफ रबिंग सरफेस था मैच बॉक्स के साइड में, उसके ऊपर कोटिंग कर दी पाउडर्ड ग्लास की और लिटिल रेड फॉस्फोरस की, क्योंकि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो वाइट फॉस्फोरस से कम डेंजरस होता है। अब जब मैच स्टिक को रब किया गया इस सरफेस के अगेंस्ट में, तो हमारा रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस के अंदर कन्वर्ट हो गया और वाइट फॉस्फोरस ने इमीडिएटली पोटेशियम क्लोराइड के साथ में इतनी हीट अमाउंट प्रोड्यूस कर ली, सफिशिएंट हीट ले ली, जिससे इग्निशन टेम्परेचर अटेन हुआ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का और मैच स्टिक ने बर्निंग स्टार्ट कर दी। और इसी तरीके से हमारी मैच स्टिक का डेवलपमेंट हुआ था। मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरोमेट को छोड़ दिया और जो मैच स्टिक थी हमारी उसके साइड में जो स्ट्रिप थी उस स्ट्रिप के ऊपर हमने कोटिंग कर दी, किसकी कोटिंग कर दी, पाउडर ग्लास की और लिटिल रेड फॉस्फोरस के साथ। रेड फॉस्फोरस हमारा क्या होता है, लेस डेंजरस होता है। अब जैसे ही इसके ऊपर रबिंग होएगी तो पोटाशियम क्लोरामेट की वजह से पोटाशियम क्लोरेट की वजह से क्या होएगा, रेड फॉस्फोरस हमारा वाइट के अंदर कन्वर्ट होएगा और वाइट फॉस्फोरस की वजह से जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड था, इसका इग्निशन टेम्परेचर अटेन होएगा और मैच स्टिक बर्निंग करना स्टार्ट कर देगी। अब है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि अगर फायर बहुत ज़्यादा फैल जाती है हमारी, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं।